हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम, जिसमें हम बात करेंगे भारत शासन अधिनियम 1858 से लेकर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश संसद के द्वारा आनन फानन में 1858 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया, जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा जिस बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था, अब उसे भारत का वायसराय नाम दिया गया, जो कि ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बनाए गए। 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारत के राज्य सचिव पद का भी सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। ये भारत सचिव कौन था? भारत सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का एक मंत्री था, जो कि भारत के प्रशासन के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार था। भारत में होने वाली सभी कार्यों के लिए उसे ही वहाँ जवाब देना था और उसकी सहायता के लिए वहाँ एक 15 सदस्य परिषद का गठन किया गया। इस परिषद को भारत परिषद नाम दिया गया था, जो कि भारत सचिव की सहायता के लिए बनाई गई थी। उसके बाद 1861 का भारत परिषद अधिनियम पारित किया गया। 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई। क्यों? क्योंकि अब वो अच्छी तरह से समझ गए थे कि भारत कोई ब्रिटेन की तरह छोटा भूभाग नहीं है जिस पर इतनी आसानी से शासन किया जा सके। न ही तो वो यहाँ की सामाजिक परिस्थितियों के बारे में जानते हैं, ना ही वो यहाँ के रीति रिवाजों के बारे में जानते हैं। भारत पर किस प्रकार अपना स्थायी शासन बना सकें, इसे जानने के लिए उन्होंने कानून बनाने की प्रक्रिया में ही भारतीयों को शामिल करने की शुरुआत की, और वो उन्हीं भारतीयों को शामिल करेंगे जो उनके प्रति वफादार होंगे। 1861 के अधिनियम के द्वारा मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियाँ देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। यानी मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को भी फिर से कानून बनाने की कुछ शक्तियाँ दे दी गई। 1861 के भारत परिषद अधिनियम ने वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने के लिए भी अधिकृत किया, जिसकी अधिकतम अवधि 6 माह तक होती थी। क्यों? अब ऐसा उन्होंने अध्यादेश जारी करने की शक्ति क्यों दी होगी? क्योंकि कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को भी शामिल किया जा रहा था, इसलिए उन्होंने वायसराय को अध्यादेश की शक्ति पहले ही दे दी, ताकि अगर किसी कानून को लेकर कुछ अड़चनें आए तो अध्यादेश के माध्यम से उस कानून को लागू किया जा सके। उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1892 लागू किया गया, जिसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। यानी जो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में जो भारतीय शामिल किए जाते थे, उन्हें गैर सरकारी सदस्य कहा जाता था। केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने और सरकार से 6 दिन की पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया, परंतु उन्हें मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था। सीमित अर्थों में ये कहें कि वह निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ किया गया, जो कि इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। उसके बाद 1909 का भारत परिषद अधिनियम पारित किया गया, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जॉन मार्ले उस समय भारत सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण और प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। यानी अब विधायिका के साथ साथ कार्यपालिका में भी भारतीयों को जगह दी गई थी। 1861 के अधिनियम के द्वारा विधायिका में तो भारतीयों को शामिल पहले ही कर लिया गया था, लेकिन अब वायसराय की कार्यपालिका में भी, कार्य परिषद में भी भारतीयों को शामिल किया गया। वायसराय की कार्यकारी परिषद में पहली बार किसी भारतीय को शामिल किया गया था, और वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इन्हें विधि मंत्री बनाया गया था। 1909 के भारत परिषद अधिनियम ने जो 1892 में केंद्रीय और प्रांतीय विधायी शक्ति दी गई थी, उन्हें और बढ़ा दिया और परिषद के सदस्यों को बजट और लोकहित के विषयों की विवेचना करने, उन पर प्रस्ताव लाने और प्रश्न पूछने के साथ पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया। लेकिन इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी पृथक निर्वाचन प्रणाली का शुभारंभ किया जाना, जिसके माध्यम से
मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का मतलब था कि किसी क्षेत्र के लिए सिर्फ मुस्लिम मतदाता ही मत देंगे और उसमें सिर्फ मुस्लिम प्रतिनिधि ही खड़ा होगा। उसके बाद 1919 का भारत परिषद अधिनियम पारित किया गया, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उस समय मॉन्टेग्यू भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई थी। सांप्रदायिक आधार पर जो 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली शुरू की गई थी, उसका विस्तार करते हुए इसे सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों पर भी उसे लागू कर दिया गया। 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था बनाई गई थी, यानी अभी तक जो भारतीय केंद्रीय विधान परिषद थी उसकी जगह पर 2 सदन बनाए गए, राज्यसभा और लोकसभा। 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया था। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी, यानी प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया था, आरक्षित और हस्तांतरित विषय। जो आरक्षित विषय होते थे उनका शासन गवर्नर के हाथों में होता था, उन पर गवर्नर अपनी कार्यपालिका परिषद की सहायता से नियम बनाता था, जबकि हस्तांतरित विषय उनका शासन भी गवर्नर के हाथों में होता था, लेकिन गवर्नर उन विषयों पर अपनी विधायिका की सहायता से नियम बनाता था। 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत एक आयोग का गठन किया जाना था, जिसका कार्य 10 वर्ष के बाद इस अधिनियम की समीक्षा करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। लेकिन उससे पहले ही निर्धारित अवधि से 2 वर्ष पहले ही 1927 में साइमन कमीशन बनाया गया, जिसके बाद साइमन कमीशन गो बैक के नारे भी लगाए गए थे। उसका कड़ा विरोध किया गया था, क्योंकि साइमन कमीशन में जो सदस्य थे वो सभी के सभी ब्रिटिश थे, जिसका भारतीयों ने पुरजोर विरोध किया था। उसी क्रम में भारत शासन अधिनियम 1935 पारित किया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई थी। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी और भारत में मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा इसे दलित जातियों, महिलाओं और श्रमिकों को भी इसमें सम्मिलित कर लिया गया था और 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश मॉरिस क्वेर थे। इस अधिनियम के द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया था और 2 नए प्रांत सिंध और ओडिशा का निर्माण हुआ। 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई थी, यानी 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई थी। बंगाल, बिहार, ओडिशा, मद्रास, मुंबई, संयुक्त प्रांत और असम, इन 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू की गई थी। उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया गया, जो कि 15 अगस्त 1947 को लागू किया गया था। इसके माध्यम से भारत को स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित किया गया और 2 नए डोमिनियन राज्यों का निर्माण किया गया, भारत और पाकिस्तान। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने वायसराय का पद समाप्त करके दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद सृजित कर दिया था, यानी अब वायसराय को भारत की जो कार्यपालिका थी उसकी सलाह के अनुसार कार्य करना था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा ब्रिटिश शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ब्रिटिश ताज के शासन के अंतर्गत पारित अधिनियम। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।